नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। यूक्रेन और रूस से बड़ी खबर आ रही है जिससे भारत भी चिंतित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने क्रीमिया में ड्रोन हमला करते हुए रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाबी हासिल की है। ये सिस्टम रूस को हवाई हमलों से बचने के लिए सबसे अहम हथियार है। भारत समेत कई दूसरे देशों को भी रूस ने ये सिस्टम बेचा है। ऐसे में यूक्रेन के S-400 को भेदने से रूस की अपनी सुरक्षा खतरे में पड़ने के साथ साथ उसके हथियार निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। भारत के लिए भी S-400 की क्षमताओं पर उठते सवाल चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ एक डील करने के बाद ये संकेत दिया है। बताना होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ट्रंप के बयान विवादित मुद्दा रहे हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने व्यापार रोकने की धमकी दी थी और इस वजह से भारत और पाकिस्तान जंग से पीछे हट गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे तो अमेरिका किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेगा। बहरहाल ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमने चीन के साथ ट्रेड डील पर दस्तखत किए हैं। हम हर किसी के साथ ट्रेड डील नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी डील करेंगे। हम एक डील करने जा रहे हैं, शायद भारत के साथ, बहुत बड़ी। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। चीन के साथ हमने शुरुआत की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 बार दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए एक व्यापारिक समझौते को औजार की तरह इस्तेमाल किया। अब उन्होंने घोषणा की है कि भारत अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता पर कुछ ही दिनों में दस्तखत होने जा रहा है। वो इसे बहुत बड़ी डील कह रहे हैं। उम्मीद है ये वाकई बड़ी डील हो, क्योंकि इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बंद कर दिया गया था। जैसा कि अब साफ होता जा रहा है, भारत से जुड़े बेहद अहम फैसलों की जानकारी भी वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस से ही मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के साथ बड़ी डील पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इस डील में क्या बड़ी बात है? क्या हम अपनी कृषि क्षेत्र को खोल रहे हैं? क्या हम अपने छोटे और मध्यम उद्योग को खोल रहे हैं? क्या हम अमेरिका से इंपोर्ट को लिबरलाइज बना रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये क्या डील है? हमें वॉशिंगटन से सीज फायर और ट्रेड डील की बात क्यों सुननी पड़ती है? प्रधानमंत्री संसद को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात की और भारत चीन सीमा विवाद को शांतिपूर्ण और स्थायी तरीके से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को स्थायी बातचीत और तनाव कम करने की तयशुदा योजना के जरिए हल करना जरूरी है। ये बात नई है, क्योंकि पहले दोनों देश के नेता सिर्फ भरोसा, समझदारी और सीमाओं पर शांति बनाए रखने की बात करते थे, लेकिन अब भारत की ओर से पहली बार स्थायी समाधान और जमीन पर ठोस कार्रवाई की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के मंत्रियों ने ये माना कि 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसे जमीन पर विश्वास बढ़ाने वाले कदमों से ही खत्म किया जा सकता है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि बातचीत के जरिए सीमा से जुड़े मुद्दों पर आगे भी चर्चा जारी रखी जाएगी, जैसे कि सेनाओं को पीछे हटाना, तनाव कम करना, सीमाओं की निगरानी करना और अंत में सीमा की ये स्पष्ट पहचान करना। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे, उन पर अब दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तब इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया था। ये दोनों शब्द बाद में 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। होसबोले ने सवाल किया कि समाजवाद हमेशा भारत के लिए जरूरी है? क्या ये विचारधाराएं हमारे देश के लिए शाश्वत हैं? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने संविधान को कमजोर किया, आज वही लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया दी। प्रवीण खंडेलवाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा है वो बिल्कुल तर्कसम्मत है। जब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था, उसमें एक एक शब्द का चयन भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ लोगों ने आपातकाल में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शब्दों के साथ
छेड़छाड़ की। कुछ शब्द वो जोड़ दिए जिनके कोई मायने नहीं है। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, यह बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर ये कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। अब एक बार फिर से वो अपनी साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दत्तात्रेय होसवाले के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं सरकार का मंत्री हूं तो ऐसे विषय पर मेरा कुछ कमेंट करना उचित नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी ने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट पर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी विशेष जांच प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिससे वोटर लिस्ट की गहराई से जांच होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को वोटर बनने के लिए अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को ऐसे कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस पर कांग्रेस ने कहा, यह योजना धोखा देने वाली है और इसके पीछे गलत इरादा हो सकता है। सरकार के लाखों कर्मचारी ये तय करेंगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इससे गरीब और सामान्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। मार्च 2025 में चुनाव आयोग ने आधार से वोटर लिस्ट साफ करने का प्रस्ताव दिया था तो ज्यादा ठीक तरीका था, लेकिन अब अचानक एसआईआर क्यों लाई गई? कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग की यह घोषणा अपने आप में ये मानने जैसा है कि भारत की वोटर लिस्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को तब जोर शोर से उठा रही है जब से वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्टी का कहना है इस समस्या का जो इलाज चुनाव आयोग ने निकाला है वो खुद बीमारी से भी ज्यादा खराब है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने सभी विपक्षी राज्यों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि हम बैटिंग शुरू कर चुके हैं, अब दूसरों को बॉलिंग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो एक साजिश के तहत 1987 से 2004 के बीच जन्मे वोटरों को निशाना बना रहा है। बता दें, चुनाव आयोग ने जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे सभी वोटरों से नागरिकता का सबूत मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा, ये सब कुछ एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने इसे एक स्कैम बताया और कहा, यह बेहद खतरनाक कदम है। ममता ने यह भी कहा कि इससे बंगाल के गरीब, प्रवासी मजदूर, गांव में रहने वाले अनपढ़ और छात्र वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास जरूरी कागज नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा, यह नियम बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन असली निशाना बंगाल है। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है और चुनाव नजदीक हैं, इसलिए वहां कुछ नहीं होगा, जबकि बंगाल में युवा वोटरों के नाम काटने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। इससे पहले उद्धव ने 6 जुलाई और मनसे प्रमुख ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था। उधर एनसीपी शरद गुट चीफ शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन दिया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। विरोध के बाद उन्होंने फैसले में बदलाव किया। कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्र तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति सरकार का फैसला राज्य में लैंग्वेज इमरजेंसी घोषित करने जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी के भाषा के रूप में विरोध नहीं करती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे थोपने के खिलाफ है। राज ठाकरे ने 26 जून को कहा कि हमारी पार्टी एक रैली निकालेगी। सरकार को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र क्या चाहता है। महाराष्ट्र को अपनी पूरी ताकत दिखानी चाहिए। मैं बाकी राजनीतिक दलों से भी बात करूंगा। यह महाराष्ट्र में मराठी के महत्व को कम करने की साजिश है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान पर किए गए सैन्य हमले की तुलना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से कर दी। इस तुलना पर जापान से कड़ा विरोध जताया गया है। ट्रंप ने कहा कि उस हमले ने युद्ध को खत्म कर दिया था। मैं हिरोशिमा या नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन ये लगभग वैसा ही था। ट्रंप की इस बात से जापान में गुस्सा फैल गया, क्योंकि जापान दुनिया का एकमात्र देश है जिसने परमाणु बमों का सीधा दर्द झेला है। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, जिनमें करीब 1,40,000 लोगों की जान गई थी। आज भी कई लोग उसके असर से परेशान हैं। नागासाकी के मेयर शिरो सुजुकी ने ट्रंप के बयान पर दुख जताया और कहा कि अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि परमाणु बम गिराना सही था, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसजनक है। परमाणु हमले में बचे और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन निहोन हेनांग्यो के सह अध्यक्ष मिमाकी तोशियुकी ने भी ट्रंप की आलोचना की और कहा कि उनकी बातें बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई और युवाओं से देश को बचाने की अपील की। ओबामा ने ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग आज अमेरिका की सरकार चला रहे हैं, वो लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जरूरी है कि सरकार के बाहर और अंदर दोनों जगह से गलत चीजों का विरोध हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ओबामा ने कहा कि व्यापारिक सौदों में डराया जा रहा है, जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी खतरनाक है। उन्होंने अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि चीन की बढ़ती ताकत के बावजूद उन्होंने टैरिफ जैसे उपायों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि यह अमेरिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने ट्रेड वॉर को गलत बताते हुए कहा कि इससे देश की गरिमा खतरे में है। ईरान ने अब आधिकारिक रूप से एक नया कानून पास कर दिया है, जिसके तहत वो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना सहयोग रोक रहा है या बदल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा यह बिल अब पूरी तरह लागू हो चुका है, क्योंकि इसे संसद ने पास किया और देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था गार्जियन काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा कि अब इस कानून को मानना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसे लागू करेंगे। मतलब ये कि अब इसे IAEA के साथ ईरान का रिश्ता और सहयोग पहले जैसा नहीं रहेगा। अब ये एक नई शक्ल लेगा, जिसका मतलब है कि ईरान अब चाहता है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को अपनी मंजूरी से चलाए, किसी की निगरानी में नहीं, जिसके बाद लोगों का कहना है कि ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने गुरुवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने की योजना बनाई गई थी, लेकिन खामनेई समय रहते भूमिगत हो गए और इस वजह से उन्हें मारा नहीं जा सका। इजराइल कैट्ज ने कहा कि अगर खामनेई हमारी पकड़ में होते तो हम उन्हें खत्म कर देते। उन्होंने बताया कि खामनेई इतनी गहराई में छिप गए कि उन्होंने अपने कमांडरों से संपर्क भी तोड़ दिया, इसलिए उन पर हमला करना मुमकिन नहीं था। काज ने बताया कि युद्ध के दौरान इजराइल लगातार उन्हें ढूंढता रहा। उन्होंने कहा कि हमने बहुत खोजा, हमारा मकसद शासन बदलना नहीं था, बल्कि ईरान के नेतृत्व को दबाव में लेना और अस्थिर करना था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.